हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी हब में। आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मींस स्टेट के लिए दिशा निर्देशक। स्टेट के दिशा निर्देशक जो हैं उनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हमें बताते हैं स्टेट को कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन जो हैं, गाइडलाइंस जो हैं फॉलो करनी चाहिए एक स्टेट को वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए। ठीक है, एक कंट्री को कौन सी गाइडलाइंस जो है, एक स्टेट को कौन सी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए उस कंट्री को, उस स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, ना कि पुलिस स्टेट बनाने के लिए। और ये जो हमारी डीपीएसपीज हैं ये नॉन जस्टिसिएबल हैं, अनलाइक एफआरस। जैसे हमारे एफआरस हैं वो जस्टिसिएबल हैं और इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ हैं। मतलब आप अगर आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोर्ट क्या करेगा, अगर आप सही हैं तो फैसला जो है वो आपके फेवर में आएगा, फैसला आपके फेवर में आएगा और आपका जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्टोर हो जाएगा। लेकिन जो डीपीएसपीज हैं ये नॉन जस्टिसिएबल हैं। अब ये नॉन जस्टिसिएबल क्यों है, ये इसलिए नॉन जस्टिसिएबल रखी गई थी क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारे पास इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी नहीं थे और बाकी रिसोर्सेज भी नहीं थे जिनकी वजह से हम ये डीपीएसपीज जो हैं इनको जस्टिसिएबल बना सके। तो जैसे जैसे स्टेट के पास पैसा आएगा, स्टेट ग्रो करेगा, तो उसी पेस के साथ स्टेट क्या करेगी, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करेगी स्टेट को एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, ना कि पुलिस स्टेट बनाने के लिए। अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो डीपीएसपीज को हमने बारो किया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ से किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने डीपीएसपीज को बारो किया है। लेकिन जो ओरिजिनल सोर्स था, ओरिजिनली जो डीपीएसपीज थे वो किस कॉन्स्टिट्यूशन में थे? वो थे स्पेन की कॉन्स्टिट्यूशन में। तो स्पेन से बारो किए आयरिश ने, आयरलैंड ने, और आयरलैंड से हमने बारो किए इंडिया ने। ठीक है, तो ओरिजिनली जो कंसेप्ट था डीपीएसपीज का वो स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन में था। उसके बाद वहां से बारो किए इंग्लैंड, आयरलैंड ने, और आयरलैंड से हमने, इंडिया ने बारो किए। तो ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में इंशाइन करते हैं फ्रॉम आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। आर्टिकल 36 जो है वो डिफाइन करता है डीपीएसपीज को, डिफाइन करता है कि डीपीएसपीज क्या होती हैं, स्टेट के दिशा निर्देशक जो हैं वो क्या होते हैं उनको डिफाइन करता है। और आर्टिकल 37 जो है वो एप्लीकेशन बताता है। ठीक है, एप्लीकेशन बताता है डीपीएसपीज की। तो ये है आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको ठीक से समझ आ गया होगा। ये जो है ये स्टेट के दिशा निर्देशक होते हैं, स्टेट को दिशा बताते हैं, स्टेट को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, स्टेट को गाइड, स्टेट के लिए ये गाइडलाइंस हैं कि स्टेट को किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग फ्रेमिंग द लॉज। ठीक है, लॉज को फ्रेम करते टाइम स्टेट को किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और डीपीएसपीज जो हैं और फंडामेंटल राइट्स में क्या फ़र्क होता है ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोस में भी। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में क्या फ़र्क होता है? डीपीएसपीज एक पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है स्टेट पे और फंडामेंटल राइट जो है वो एक नेगेटिव ऑब्लिगेशन है। डीपीएसपी बोलता है कि आपको ये चीज़ें जो है अचीव करनी है। ठीक है, जस्टिस आपको अचीव करना है तो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। वो जो चीज़ें हैं वो हम आगे देख लेते हैं। और फंडामेंटल राइट बोलता है कि क्योंकि आपको जस्टिस अचीव करना है तो ये सब चीज़ों आपको नहीं करनी है, वो फंडामेंटल राइट्स में दी है, जो कि एक इंसान का, एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट है। तो ये जो है बेसिक डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज में। तो डीपीएसपीज क्या है? डीपीएसपीज एक प्रिंसिपल्स है, गाइडलाइंस है स्टेट के लिए कि आपको लॉज को फ्रेम करते टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे क्या हो समाज में इनइक्वालिटी ना आए, जिससे जस्टिस जो है वो प्रिवेल करे। ठीक है ना, ऐसी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये जो आपको मैंने डिफरेंस बताया फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीज का, ये वही है। जो डीपीएसपी है वो आइडियल से कंसिस्ट है, आइडियल से बनी है कि स्टेट को कौन से आइडियल जो है वो फॉलो करने चाहिए ड्यूरिंग फ्रेमिंग द लॉज फॉर द कंट्री। और वो जो लॉज हों, वो लॉज जो हों वो वेलफेयर स्टेट का निर्माण करें। ठीक है, वेलफेयर स्टेट को बनाएं, ना कि एक पुलिस स्टेट को बनाएं। और ये अफर्मेटिव होते हैं। अफर्मेटिव मतलब ये बताते हैं स्टेट को कि आपको जस्टिस प्रिवेल करने के लिए, जस्टिस सोसाइटी में लाने के लिए आपको ये सब चीज़ें जो हैं ये करनी चाहिए। डीपीएसपीज इज़ नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर ये जो डीपीएसपीज हैं, जैसे कोई भी इंसान जब मिनिस्टेरियल इलेक्शन लड़ता है, ठीक है, इलेक्शन लड़ता है तो वो एक अपना मैनिफेस्टो देता है। ठीक है, मैनिफेस्टो देता है, अपना मैनिफेस्टो जारी करता है। उस मैनिफेस्टो में
चीज़ें लिखी होती हैं, जब वो मिनिस्टर बन जाएगा तो ये चीज़ें करेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसके मैनिफेस्टो में लिखी होती हैं। लेकिन अगर वो सब ये सब चीज़ें ना भी करे तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। आप कोर्ट में नहीं जा सकते अगर वो अपनी मैनिफेस्टो में लिखी हुई चीज़ें जो हैं वो फॉलो ना करे। तो इसलिए बोलते हैं डीपीएसपीज और नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर जो सरकार जो है इनको इन्फोर्स नहीं करती है तो आप उनके खिलाफ जो है कोर्ट में नहीं जा सकते, केस नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए ये नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो डीपीएसपीज और एफआरस जो है ये एक दूसरे के कोई सबऑर्डिनेट नहीं है, ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट है एक अच्छी सोसाइटी को रन करने के लिए, एक वेलफेयर सोसाइटी को रन करने के लिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को क्लासिफाइड किया जाता है 3 कैटेगरीज में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर आइडियोलॉजी, सोर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सोशलिस्ट प्रिंसिपल मीन्स टू से दैट कि मेजॉरिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो किसी प्राइवेट के हाथ ना आ जाए, वो पब्लिक इंटरेस्ट में ही रहे, वो पब्लिक ऑफिस के हाथ में ही रहे मैक्सिमम, और अगर प्राइवेटाइजेशन भी होती है तो वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में ही हो, क्योंकि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट कंट्री है। तो गांधीयन प्रिंसिपल्स क्या है, गांधी जी की जो सोच थी, उनकी जो विचारधारा थी, उनके बेसिस पे ये गांधीयन प्रिंसिपल हैं। जैसे वो विलेज पंचायत्स को डेवलप करने की बात करते थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज की डेवलप करने की बात करते थे, खादी को प्रमोट करते थे। तो इन सब के बेसिस पे ये गांधीयन प्रिंसिपल्स हैं। और उसके बाद लिबरल और इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स की बात होती है, ठीक है। इसमें जैसे कि कैपिटलिज्म आ गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया। तो डीपीएसपीज को इन 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। तो इसको हम देख लेते हैं डिटेल में आगे। सोशलिस्ट प्रिंसिपल में आर्टिकल 38 किस बारे में बात करता है, वेलफेयर ऑफ पीपल के बारे में बात करता है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस जो है वो इंश्योर होना चाहिए और जो इनइक्वालिटीज हैं वो मिनिमाइज होनी चाहिए, ठीक है। इनकम जो है वो सबकी जो है, ऐसा नहीं हो कि इनकम इनइक्वालिटी हो जाए। स्टेटस के बारे में बात करते हैं कि जैसे अवार्ड मिले हैं तो आप उन अवार्ड्स को अपने नाम के साथ नहीं लगा सकते, जिससे कि आपके स्टेटस जो है वो पता चले। फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी आपको जो है अपॉर्चुनिटीज में भी जो इक्वालिटी वो नजर आए। उसके बाद आर्टिकल 39 जो है वो क्या बोलता है, वो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड की बात करता है, ठीक है। मतलब जीने के प्रॉपर साधन जो है वो उनके पास होने चाहिए, जीने के प्रॉपर साधन जो है उनको स्टेट जो है वो प्रोवाइड करे, उनको काम भी दे जिसकी वजह से उनको पैसा मिले और उनकी जो लाइवलीहुड जो है वो सस्टेन हो सके। ऑनरशिप और कंट्रोल जो है मटेरियल रिसोर्सेज का वो कॉमन गुड के लिए हो, ठीक है, सभी लोगों के वेलबींग के लिए हो। ऐसा नहीं हो कि ये जो मटेरियल रिसोर्सेज हैं वो किसी एक इंसान को या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को, किसी एक ग्रुप को सर्व करे और वो जो ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली रिच हो जाए और बाकी सोसाइटी के साथ उसका जो है काफ़ी ज़्यादा गैप बन जाए। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, ठीक है, सिर्फ कुछ हैंड्स में ही पैसा जाए, इसको भी अवॉइड करना है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को प्रमोट करना है। अगर सेम काम है उसमें मेन भी काम कर रहा है और उसी काम में वीमेन भी काम कर रही है, ठीक है, तो मेन वुमेन अगर सेम काम कर रहे हैं तो उनको पेमेंट भी सेम ही मिलनी चाहिए। द प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ वर्कर्स, इनकी प्रोटेक्शन करनी है। और जो बच्चे हैं, चाइल्डहुड और यूथ, उनको एक्सप्लॉइट नहीं होने देना है, ठीक है, बच्चों और यूथ को एक्सप्लॉइटेड नहीं होने देना, ये बताता है हमें आर्टिकल 39। आर्टिकल 41 जो है वो बताता है हमें कि हमारा जो राइट टू वर्क है वो सिक्योर है, राइट टू एजुकेशन सिक्योर है, और पब्लिक असिस्टेंस मतलब गवर्नमेंट की असिस्टेंस, और वी कैन से दैट पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट हो तो उसमें भी आपको पब्लिक असिस्टेंस जो है वो मिलेगी। ओल्ड एज जैसे पेंशन्स होती हैं ओल्ड एज के लिए, वो सिकनेस और डिसेबिलिटी, सिकनेस के लिए जैसे हमें 5 लाख मिलता है अगर हम इलाज करवाएं अपना, जो भी स्कीम्स आई हैं, तो ये सब जो है ये गाइडलाइंस हैं कि एक वेलफेयर स्टेट को कैसे वेलफेयर स्टेट का निर्माण किया जाए, ठीक है। तो आर्टिकल 42 किस बारे में बात करता है, ये बात करता है जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस फॉर द वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। तो अगर कोई औरत जो है वो प्रेग्नेंट है उसके लिए मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है और जस्ट और ह्यूमेन कंडीशंस की बात करता है वर्कर्स के लिए। और आर्टिकल 43 इस बारे में बात करता है कि अगर आप किसी मिल में, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो आपको मिनिमम उतनी वेजेस जो है वो मिलनी चाहिए कि आपका जो डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो डिसेंट रहे और वो जो है वो मेंटेन भी हो सके उस वेजेस से, ठीक है। आपको इतनी जो है सैलरी मिलनी चाहिए, कम से कम इतनी सैलरी मिलनी चाहिए जिससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो मेंटेन होना चाहिए।
आर्टिकल 43A जो है ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड होता है 1976 में। इसकी बात भी हम आगे करेंगे। आर्टिकल 43 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड होता है। इसमें स्टेट क्या करती है, कुछ स्टेप्स लेती है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स को ऑल्टर करती है, ठीक है, उसको सिक्योर करती है, उसको ऑल्टर करती है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट के लिए पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर जो है उनको सिक्योर करते हैं, उनको ऑल्टर करती है। आर्टिकल 47 किस बारे में बात करता है, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल टू इंप्रूव द पब्लिक हेल्थ। तो हमें क्या करना है, जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको गिरने नहीं देना, उसको मेंटेन करना है, उसको बैलेंस करके रखना है, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो है, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो और उनकी हेल्थ में भी चेंज आए, उनकी हेल्थ भी इंप्रूव हो। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं ये गांधी जी की गाइडलाइंस के ऊपर है कि गांधी जी की जो विचारधारा थी वो किस बारे में थी। वो विलेज पंचायत्स की अपलिफ्टमेंट की बात करते थे कि अगर हम विलेज पंचायत्स को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, इनकी ग्रोथ लाएंगे तो कंट्री जो है वो ऑटोमेटिकली ग्रो होगी। वो कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात करते थे, वो खादी की बात करते थे कि हमें इनको प्रमोट करना चाहिए। एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वीकर सेक्शन का, उसको हमें क्या करना चाहिए, उसको हमें देखना चाहिए, उसको हमें इंप्रूव करना चाहिए। पर्टिकुलरली जिसमें बात की जाती है शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब्स की एंड सम अदर वीकर सेक्शंस की। तो इसमें क्या है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वीकर सेक्शन का, उसको अपलिफ्टमेंट करने की बात की जाती है। पर्टिकुलरली बात होती है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की, और भी वीकर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी में उनकी भी बात होती है कि उनकी जो एजुकेशन है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, उन वीकर सेक्शन को अपलिफ्ट करना है, क्योंकि अगर उनकी ग्रोथ होगी तो पूरी सोसाइटी की ग्रोथ ऑटोमेटिकली हो जाएगी। आर्टिकल 47 के तहत हमें अपनी पब्लिक हेल्थ की तरफ क्या करना है, ध्यान देना है, पब्लिक हेल्थ की तरफ सोचना है कि हमें इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स जो हैं उनको बैन करना है और ड्रग्स को बैन करना है, क्योंकि ये जो है ये इंजूरियस टू हेल्थ होते हैं। वैसे भी गांधी जी बोलते थे कि शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि ये इंजूरियस टू हेल्थ होती है, इससे जो है नेगेटिविटीज़ जो है वो फैलती हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए वो मना करते थे। तो बेसिकली ये जो आर्टिकल्स हैं ये गांधी जी की गाइडलाइंस के ऊपर ही हैं। तो गांधी जी स्लॉटर ऑफ काउज जो हैं, काप्स और अदर मिल्क, मतलब जो हम डोमेस्टिकली जो चीज़ें पालते हैं और फिर उनको काटते हैं उनके मीट के लिए, उनको कंज्यूम करने के लिए, तो ये सब चीज़ें भी वो मना करते थे और बोलते थे कि इनको हमें इनकी जो ब्रीड्स हैं उनको इम्प्रूव करना चाहिए। डायरेक्टिव बेस्ड ऑन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, इसमें आर्टिकल 44 के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात होती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात किस आर्टिकल के तहत होती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि सोशली क्या हो कि सभी के लिए एक जैसे लॉज हों, ठीक है, सोशली एक जैसे लॉज हों सभी के लिए, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। वैसे अभी जो है सही टाइम है सिविल कोड को अप्लाई करने का, तो क्योंकि सोसाइटी भी ठीक ठाक मैच्योर है, तो आई थिंक इट्स अ गुड टाइम टू इम्प्लीमेंट दिस यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 45 के तहत अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन की बात होती है। 6 साल के अंदर अंदर जो बच्चे हैं उनकी अर्ली चाइल्डहुड होनी चाहिए और एजुकेशन की भी बात होती है। ये भी क्या है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें स्टेट इसकी तरफ ध्यान देगी कि वो अर्ली चाइल्डहुड जो है 6 साल से कम के जो बच्चे हैं, जब तक वो स्टेट 6 साल की एज कंप्लीट नहीं कर लेते, तो उनकी जो केयर है एजुकेशन की वो कौन करेगी, वो स्टेट करेगी। आर्टिकल 48 कहता है कि टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न टेक्निक्स एंड साइंटिफिक लाइन्स। तो हमें साइंटिफिक लाइन्स पे ऑर्गेनाइज करनी है एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइज करना है और एनिमल हस्बेंड्री को भी ऑर्गेनाइज करना है। इन्वायरमेंट इंप्रूवल की बात होती है, फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेस्ट एक्ट आया था, ठीक है, वाटर एक्ट आया था, आर्टिकल 48A ये अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया। आर्टिकल 49 बात करता है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, हर एक मॉन्यूमेंट जो क्या है, जो हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको स्टेट क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। आर्टिकल 50 जो है वो पावर सेपरेशन की बात करती है, जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की एट स्टेट लेवल, ठीक है। स्टेट क्या करेगी, नेसेसरी स्टेप्स लेगी कि जो जुडिशरी की पावर्स हैं और एग्जीक्यूटिव की पावर्स हैं स्टेट में वो सेपरेट रहें, ताकि जो हेल्दी फंक्शनिंग जो है वो होती रहे, हेल्दी फंक्शनिंग जो है जुडिशरी की और एग्जीक्यूटिव की होती रहे। आर्टिकल 51 बात करता है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की। हमें अपने नेबर्स के साथ ऑनरेबल और अच्छे रिलेशन जो है वो मेंटेन करके रखना है, उसको रिस्पेक्ट करना है। हमें इंटरनेशनल लॉ को रिस्पेक्ट करना है, जो ट्रीटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं, उनको रिस्पेक्ट करना है, और हमें इंटरनेशनल जो डिस्प्यूट्स होते हैं उनको भी सेटल करवाना चाहिए। तो आर्टिकल 51 के तहत क्या है कि हमें इंटरनेशनल रिलेशंस को अपने नेबर्स के साथ रिस्पेक्ट करना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ को, और जो डिस्प्यूट्स होते हैं इंटरनेशनल उनको सेटल करवाना चाहिए। अमेंडमेंट्स इन डीपीएसपी, 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में डीपीएसपी में।
जिससे पार्ट 4 में चेंजेस होते हैं और आर्टिकल 39A, 43A और 48A जो है वो जोड़े जाते हैं। आर्टिकल 39A जो है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जोड़ा जाता है, वो फ्री लीगल एड की बात करता है पोर के लिए, ठीक है, फ्री लीगल एड की बात करता है पोर के लिए। आर्टिकल 43A की बात मैं की थी पहले कि ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ था, जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात करता है इंडस्ट्रीज की मैनेजमेंट के लिए। आर्टिकल 48 बात करता है, 48A बात करता है प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ये जो तीनों आर्टिकल्स हैं ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। वो पूछ सकते हैं कि 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कौन कौन सी जो DPSPs हैं, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं वो ऐड हुए थे। एक फ्री लीगल एड टू द पोर ऐड हुआ था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, ये तीन जो है ऐड हुए थे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1978 में, जो बात करती है कि स्टेट को क्या करना चाहिए, जो इनइक्वालिटीज हैं उनको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, इंडिविजुअल लेवल्स पे भी और ग्रुप लेवल पे भी। जो स्टेट है उसको जो इनइक्वालिटीज हैं उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है इनइक्वालिटीज को, इंडिविजुअल लेवल पे भी और ग्रुप्स लेवल में भी, ठीक है। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है 44th अमेंडमेंट 1978 में रिपील किया जाता है और ये 300A में एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो ऐड किया जाता है। 86 अमेंडमेंट 2002 में होती है, इसमें आर्टिकल 45 में भी चेंजेस की जाते हैं, एजुकेशन की बात होती है और एलिमेंट्री एजुकेशन को आर्टिकल 21A के तहत एज अ फंडामेंटल राइट बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट के तहत 21A में फंडामेंटल राइट बनाया जाता है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में, इसको ध्यान रखिएगा। क्रिटिसिज्म ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। अब देखो जिस चीज़ के फायदे होते हैं उसका कुछ क्रिटिसिज्म भी होता है। इट हैज़ नो लीगल फोर्स। अब आपको पता है, मैंने पीछे बता दिया ये लीगली फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि उस टाइम स्टेट के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो इसको जस्टिसिएबल बना सके, जिससे जो लोग हैं वो कोर्ट में जा सकें अगर ये नहीं इन्फोर्सेबल हो। तो इट हैज़ नो लीगल फोर्स, आइडियोलॉजिकली अरेंज नहीं है, ये एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है अरेंज नहीं है, ये इलॉजिकल अरेंज है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, इसमें कैपिटलिज्म की बात जो है वो नहीं होती है। और कभी कभी क्या होता है कि सेंटर और स्टेट में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं ये DPSP, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं सेंटर और स्टेट में। कुछ सिमिलरिटीज भी हैं DPSPs और FRs में, बोथ बोरोड हैं, ठीक है, बोथ आर बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अचीव करते हैं इंक्लूसिव और इक्विटेबल ग्रोथ ऑफ नेशन, ठीक है, कि ये जो ग्रोथ है वो सभी के पास पहुंचनी चाहिए और इक्वलिटी होनी चाहिए ग्रोथ में, ठीक है, इक्विटेबल ग्रोथ होनी चाहिए, इनइक्वालिटीज जो है वो मिनिमल होनी चाहिए, इनइक्वालिटीज जो है वो उनको एलिमिनेट करना है। तो ये सब चीज़ें जो है DPSPs में दी गई हैं। उसके बाद बैक्ड बाय ए ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बोथ FRs एंड DPSPs आर बैक्ड बाय ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। पार्ट 3 में FR को डिस्कस किया गया है और पार्ट 4 में DPSPs को डिस्कस किया गया है। तो दोनों है वो स्ट्रेंथन करते हैं डेमोक्रेटिक सेटअप, इंडिया में जो है डेमोक्रेटिक सेटअप है, दोनों उसको स्ट्रेंथन करते हैं। और पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है वो गाइडिंग लाइन जो है जुडिशरी के लिए है, वो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली ये एक्ट जो ये ऑर्डर है ये सही है कि नहीं है, ठीक है। तो पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हैं, हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप को वो स्ट्रेंथन करते हैं, हमारी जुडिशरी को गाइडिंग लाइट है कि ये चीज़ें जो हैं सही हैं कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है कि नहीं है। तो ये सिमिलरिटीज थी फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में। तो यहाँ खत्म होता है हमारा लेक्चर DPSPs का। DPSPs में जस्ट आपको देखने से ही पता चल जाएगा कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, एक गांधीयन प्रिंसिपल है, ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। अगर आप 2-3 बार ध्यान से पढ़ेंगे और आपको यही आएगा एग्जाम में, आपको यही पूछा जाएगा कि ये सोशलिस्ट है, ये गांधीयन है, ये लिबरल है, क्योंकि आपको नीचे दे दिया जाएगा और ऊपर पूछ ले जाएगा ऑप्शंस में ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं। आपको इतनी डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, ये जस्ट एक नॉलेजेबल के लिए, एक नॉलेज गेन करने के लिए उस तरीके से ये वीडियो थी। तो आपको जो एग्जाम में आएगा JK SSB के एग्जाम में, वो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, ये लिबरल है या ये इंटेलेक्चुअल है। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।